तो देखो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विद व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, हाउ फैसिलिटी शुड बी, बिल्कुल ये फर्स्ट पॉइंट सही है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस भी सही है। व्हाट शुड बी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी सही है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ये ठीक है। अगर मैं इन चारों ऑप्शन, देखो चारों ऑप्शन ही ठीक है, अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं ना तो चारों ऑप्शंस ही गलत नहीं, लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छा या जो टेक्निकल ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए है। क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन ए बोल रहा है कि किस किस प्रोडक्शन फैसिलिटी की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी मशीन चाहिए, कौन कौन से वर्कर्स चाहिए, और उनको किस किस तरह से हमें स्पेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब प्रोडक्शन प्लानिंग प्लान करता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन कौन से लेबर चाहिए, ठीक है, और उनको किस तरह से हम अरेंज करने वाले हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग मेनली इसमें डील करता है। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। तो पहली स्टेज है हम फैक्ट्री का सिलेक्शन करेंगे, यानी लोकेशन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद लेआउट बनाएंगे, उसके बाद प्रोसेस ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम होगा प्रोडक्शन प्लानिंग का फैक्ट्री का सिलेक्शन करना, यानी लोकेशन का सिलेक्शन करना। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद ही हम उसमें लेआउट डिजाइन करेंगे, फिर ऑपरेशन और प्रोसेसेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। 53 इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान। ठीक है, अच्छा प्रोसेस प्लानिंग में देखो मशीनरी तो आएगी नहीं, क्योंकि मशीनरी प्रोडक्ट के लिए आ जाएगी, ऑपरेशंस हो सकता है, डिजाइनिंग अलग तरह का हो गया, प्रोडक्ट अलग तरह का ऑप्शन, यानी वो ऑपरेशन हो गया। वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। देखो प्रोसेस प्लानिंग को तुम प्रोसेस लेआउट से समझो। प्रोसेस लेआउट में क्या किया जाता है, एक लेआउट बनाया जाता है जिसमें एक ही तरह की मशीनरी अवेलेबल होती है। ठीक है, हमने प्रोसेस लेआउट में पढ़ा है कि प्रोसेस लेआउट में जो लेआउट टाइप होता है ना उसमें सिमिलर काइंड ऑफ मशीनरी अवेलेबल है। अब प्रोसेस प्लानिंग भी प्रोसेस लेआउट से लिया हुआ ही एग्जांपल है। तो प्रोसेस प्लानिंग में भी सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स अवेलेबल होंगी, और अगर सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स अवेलेबल है तो मटेरियल को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल भी दिया था जब हमने प्रोसेस लेआउट पढ़ा था, तो आंसर हो गया इसका सी। और अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है ना तो प्लांट लेआउट, वो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की वीडियोस है, थ्योरी वाली वीडियोस, उससे प्लांट लेआउट एक बार पढ़ लो, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 54 इन ऑपरेशन प्लानिंग द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर एंड सीक्वेंस। ठीक है, डिसाइड द टूल्स, ये भी ठीक है। देखो है ना, बाकी सब चीजें ठीक है, बाकी सब चीजों में ऐसा नहीं है, बाकी सब चीजें देखो, ये भी ऑपरेशन का प्लान है, ये भी ऑपरेशन का प्लान है, ये भी ऑपरेशन का प्लान है, ठीक है। लेकिन है ना फर्स्ट वाले पॉइंट में ये सब कुछ आ गया। हर एक ऑपरेशन को प्लान करना वर्क सेंटर पर, और उनका सीक्वेंस क्या होने वाला है, कौन कौन सी मशीनरी यूज होने वाली है, कौन कौन से वर्क सेंटर्स यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ही सारे पॉइंट्स का क्रक्स आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग। अच्छा, रूटिंग का मतलब तुम्हें पता है, रूटिंग का मतलब क्या होता है? हमने कल जो 1 से 50 के क्वेश्चंस किए थे उनमें था रूटिंग। तो बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग, रूटिंग को स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन प्लानर को क्या करना पड़ेगा? लेबर डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल यही डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें भी है, ऐसा नहीं है कि लेबर कौन सी यूज करनी है, कौन से मटेरियल यूज करने, कितने यूज करने हैं, कितने ऑर्डर है हमारे क्लास में, ये सब चीजें हैं। लेकिन क्या ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज में ये सारे पॉइंट्स नहीं आ गए एक साथ ही? लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, ऑर्डर्स भी आ गए, सारे पॉइंट एक साथ ही आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान। प्लानर को प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान। अब देखो है ना, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते, ऑप्टिमल क्वांटिटी भी हो सकता है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हो सकता है। लेकिन अब एक चीज समझना, ऑप्टिमल तो हम प्लान करते हैं, जरूरी नहीं है ना ऑप्टिमम आने वाला है। हम कोशिश करते हैं ऑप्टिमम आ जाए,
ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हम ऑप्टिमम को अचीव कर पाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो 100 नंबर आने चाहिए, ऑप्टिमम मैक्सिमम वही होगा, ऑप्टिमम मैक्सिमम वही होता है। ठीक है, तो हम 100 नंबर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कितना लेकर आ पाते हैं, हम स्टैंडर्ड लेकर आ पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लानर हैज टू प्रिपेयर, प्लानर को प्रोडक्शन प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको स्टैंडर्ड के लिए। ऑप्टिमम तो हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो हम प्लान यानी प्लान बना रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं प्लान्स की, वो स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं। अगर तुम इसका ऑप्टिमम भी करके आते हो तो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, ऑप्टिमम भी सही है मेरे हिसाब से और स्टैंडर्ड भी सही, लेकिन ऑप्टिमम में थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट हो जाता है कि ऑप्टिमम हम अचीव नहीं कर पाते, तो हम अचीव क्या कर पाते हैं, हम अचीव कर पाते हैं स्टैंडर्ड। उसके अंदर हम सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन भी कर लेते हैं, हम एफिशिएंसी भी कर लेते हैं, हम अलाउंसेस वगैरह भी कर लेते हैं, तो हम स्टैंडर्ड अचीव कर पाते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए इसका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि स्टैंडर्ड का आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 57, द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, तो देखो रूट शीट जो होती है ना, उसमें रूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ऑपरेशन शीट जो होती है ना, उसमें जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। बिल ऑफ मटेरियल में सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। बिल ऑफ मटेरियल एक तरह से ऐसा मान लो, बिल ऑफ मटेरियल तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस, उसके अलावा असेट लायबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो बिल ऑफ मटेरियल में तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन बोल रहा है द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वालिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, तो ये है ना 56 जैसा ही क्वेश्चन। अभी देखो हमने 56 में भी ये वर्ड ही देखा था, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। और ये है ना प्लानर इसको बनाता है, ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है ना प्लानर, प्रोडक्शन प्लानर है ना, वो बनाता है प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ऑपरेशन, रूटिंग, बिल्स ऑफ मटेरियल तो बहुत डिफरेंट है, तो प्लानिंग स्पेसिफिकेशन आ जाएगा इसका आंसर। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज टू शो। अच्छा देखो रूट शीट पे क्या होता है, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, रूट शीट वाला क्वेश्चन था अपना। देखो मैं एक बार और याद दिला देता हूं तुम्हें, रूट शीट वाला क्वेश्चन कौन सा था। रूट शीट वाला क्वेश्चन था, रूट शीट वाला क्वेश्चन था क्या? रूट शीट, रूट शीट, रूट शीट, रूट शीट, रूट शीट का एक क्वेश्चन था। ये देखो यार, क्वेश्चन नंबर 34, फिक्सिंग द फ्लो लाइंस ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड रूटिंग। मटेरियल का फ्लो कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी मशीन से होना चाहिए, कौन सी मशीन पर पहले जाएगा, कौन सी मशीन पर बाद में जाएगा, तो वो हम रूट शीट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है रूट शीट के अंदर ये आएगा, मटेरियल तो आते हैं, मशीन्स भी आती है, लेकिन रूट शीट में हम मटेरियल मशीन्स का फ्लो लिखते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन सी मशीन पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन हैज टू बी डन दैट वर्क सेंटर, कि उस वर्क सेंटर में कौन कौन से काम होने वाले हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होने वाले, किस किस तरह से फ्लो होगा मशीन्स पर मटेरियल्स का, तो वो रूट शीट के अंदर ये आता है। मटेरियल भी आते हैं, मशीन्स भी आती है, लेकिन ये तो डेटा होगा। ठीक है, ये तो डेटा हो गया, इन डेटा को किस तरह से फ्लो करना है, बेसिकली रूट शीट का वो पार्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द साइकिल टाइम इज सेलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी। अभी कल ही पढ़ा था हमने ये। ठीक है, साइकिल टाइम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम से, गिवन टाइम से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कल ही पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन। इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑफ ऑन लाइन ऑफ बैलेंसिंग। अच्छा लाइन ऑफ बैलेंसिंग है ना, शेड्यूलिंग ही हो गया एक तरह से। ठीक है, वर्क स्टेशन रिक्वायर
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगाना है। एक साइकिल को करने में कितना टाइम लगता है? मान लो कि एक यूनिट को कंप्लीट करने में हमें 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक यूनिट को कंप्लीट करने में हमें 10 मिनट लगते हैं और टोटल टाइम हमारे पास में 60 मिनट का है, तो हम कितनी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे? 6 टोटल टाइम अपॉन साइक्लिकल टाइम, ठीक है। तो यहां पर भी यही है, वर्क स्टेशन के बारे में अगर कैलकुलेट करना है, अभी मैंने यूनिट्स के बारे में कैलकुलेट किया, अगर मेरे को वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में कैलकुलेट करना है तो टोटल कितना टाइम अवेलेबल है मेरे पास में और एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगते हैं और टोटल मेरे पास 60 मिनट्स अवेलेबल है, तो मेरे को 6 वर्क सेंटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, 6 वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, टोटल स्टेशन टाइम या साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, ये है ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, स्टेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है तो तुम याद रख लो, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था अपने जब अपन ने प्रैक्टिकल पढ़े थे, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला होता है, ये स्टेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, स्टेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड। टाइम स्केल, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे कंप्लीट होगी शेड्यूलिंग। अगर टाइम स्केल यूज किया जा रहा है तो शेड्यूलिंग बोलेंगे हम उसको, ठीक है। शेड्यूलिंग, ये देखो ये हो गया, कल वाला ही क्वेश्चन आ गया वापस से, क्वेश्चन नंबर 60 कि कौन सी जॉब कब स्टार्ट करनी है, कौन सा रिसोर्सेज यूज करना है जॉब में, ये शेड्यूलिंग आ गया। शेड्यूलिंग डील्स विद, ये देखो भाई ये तीनों क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम ऑपरेशन ऑफ द स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच ऑपरेटिंग जॉब, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सेम ही है। The study of relationship between the load on hand and capacity of the work center. Capacity of the work center कितना है, लोड हमारे पास कितना है, तो लोडिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बस की कैपेसिटी 52 सीटर्स की और बस में 60 लोग बैठे हुए हैं, तो हम उसको बोलते हैं ना कि बस ओवरलोड हो गई, ओवरलोड। तो ओवरलोड यानी हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमारे पास में टोटल कितनी सवारी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी और यहाँ पर लोड ऑन हैंड मतलब कितनी यूनिट्स तुम्हें बनानी है, तो ये लोडिंग के अंदर आ जाता है इसके, ठीक है। ओवरलोड अंडरलोड तो लोडिंग आ जाता है, लोडिंग वाला पार्ट। 66 में देखो इसी तरह का, वन ऑफ द एम ऑफ लोडिंग, ठीक है, मटेरियल यूटिलाइजेशन जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब पूरी कर दो, नहीं, लोडिंग का कोई एम नहीं होता। मिनिमम यूटिलाइजेशन नहीं, इंप्रूव ऑफ द, नहीं, ये भी नहीं है। टू कीप द ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। देखो समझना, लोडिंग का एम क्या है, लोडिंग का मतलब वही लोडिंग अपलोडिंग, सामान को लोड करवाना, ठीक है, या जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन करना भी लोडिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, मशीन्स की लोडिंग के अंदर आ जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है लोडिंग का एम क्या होना चाहिए, लोडिंग का एम होना चाहिए कि लोडिंग करने वाले वर्कर्स के पास आइडल टाइम मिनिमम हो, खाली कम बैठा रहे, मटेरियल को कम वेट करना पड़े लोड करने में, मटेरियल टाइम मिनिमम हो जाए, और मशीनरी जो लोडिंग में काम आ रही है उसका टाइम भी मिनिमम हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, one of the aim, question number 6, one of the aims of loading is, अच्छा ये तो प्रिंसिपल आ गए इसके, तो देखो सुनो, ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन, ये दो तो सेम ही है, ए और सी, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल लोडिंग से कोई लेना देना नहीं, सामान लोड करवाना है तो बेस्ट मटेरियल और सिलेक्शन के मतलब क्या है, कॉस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में तो बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, ओवरहेड वगैरह सबकी कॉस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें लोडिंग का कोई लेना देना नहीं, तो आंसर फिर इसका ए ही होगा, ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन। इस तरह से डिजाइन करो ताकि है ना, जैसे एक चीज बताओ, मान लो हम किसी, है ना, तुमने देखा होगा कि ये जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स होते हैं ये चौकोरी क्यों होते हैं, ठीक है, ओवल शेप के क्यों नहीं होते, सर्कुलर शेप के क्यों नहीं होते, ओवल यानी ये रेक्टेंगल शेप के क्यों होते हैं,
क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि अगर हम सामान लोड करते हैं ना तो बीच में खाली स्पेस जो रहता है ना वो कम होता है। अगर ओवल शेप के हो, सर्कुलर शेप के हो, तो बीच में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर शेप के होता है तो खाली स्पेस कम होता है। तो हम प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि हम उसको प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह से करते हैं ताकि लोडिंग में उसकी प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोड किया जा सके, वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, टाइम को बचाया जा सके, लोडिंग को मैक्सिमाइज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। 68 द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए प्रोजेक्ट में काम आता है PERT, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज देन इंटरमीडिएट, अपन ये पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि जो रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग होती है ना उसकी जो रेंज होती है वो मीडियम होती है। इंटरमीडिएट का मतलब मीडियम रेंज। रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग की जो रेंज होती है वो मीडियम होती है। तुम रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग जब मैंने पढ़ाया था ना, तुम इसको निकालोगे ना, तो मैंने इनिशियली जो समझाया था ना तुम्हें रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में, वहां पर बताया था कि रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग के लिए जो हम टाइम की रेंज या ड्यूरेशन रेंज यूज करते हैं ना वो मीडियम यूज करते हैं, इंटरमीडिएट यूज करते हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट आउटपुट एंड सेल्स, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं, एग्रीगेट प्लानिंग में टाइम पीरियड तो नहीं आता, ठीक है। तुम्हें ध्यान है, तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूं। देखो एग्रीगेट प्लानिंग में हम करते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन करना है ना उस प्रोडक्शन को करने के हम अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, हम है ना कैरी भी कर सकते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें टाइम का, रिसोर्सेज का, ऑपरेशंस का कोई लेना देना नहीं। इसमें है कि आउटपुट, हमारी सेल्स डिमांड कितनी है, हमारा आउटपुट कितना आने वाला है, इसका हम मेजरमेंट कर सकें ताकि हम वहां पर डिसीजन ले सकें कि हमें प्रोडक्शन रेट इंक्रीज डिक्रीज करनी है या नहीं करनी है, हमें कैरी करना है या नहीं करना है, हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है या नहीं करनी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए। इन वही रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग ही चल रहा है। तो इन रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन इज ओवरटाइम वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिमांड को मॉडिफाई करना है ना, डिमांड को चेंज करना है तो प्राइसिंग, देखो ये सब चीजें है ना, एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दो, निकाल दो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराओ, ये है ना प्रोडक्ट के लिए है कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम डिमांड को चेंज करना चाहते हैं, डिमांड में मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, तो प्राइसिंग डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अपनी प्राइसिंग में चेंजेस करो, प्राइसिंग डिफरेंशिएट करो। बाकी सब प्रोडक्शन के तरीके हैं। प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है तो ओवरटाइम करवाओ, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवाओ, प्रोडक्शन कम करवाना है तो एम्प्लॉयज को ले ऑफ करो, ठीक है। तो ये सब बाकी प्रोडक्शन के हैं। अगर हमें डिमांड का देखना है ना तो डिमांड को मॉडिफाई करने का तरीका होता है कि प्राइस डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं फाउंडेशन की क्लास पढ़ाता हूँ 20,000 रुपए में, तुम फाउंडेशन की स्टार्ट कर दो 15,000, तो प्राइस डिफरेंशिएट होगी तो हो सकता है मार्केट में तुम्हारी डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई को अगर मॉडिफाई करना है ना तो एडवर्टीजमेंट डिमांड के लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ गुड्स डिमांड के लिए होता है, बैकलॉगिंग भी डिमांड्स के लिए होती है। अगर सप्लाई को इंप्रूव करना है तो हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एम्प्लॉयज को हायर करो, ज्यादा सप्लाई करनी है तो एम्प्लॉयज को ले ऑफ करो, कम सप्लाई करनी है तो, ठीक है। बाकी सब डिमांड के लिए है, बाकी सब यहां पर डिमांड के लिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल की फर्स्ट स्टेज, तो प्रोडक्शन कंट्रोल की फर्स्ट स्टेज हो गई, देखो ये शेड्यूलिंग, रूटिंग, डिस्पैचिंग, ये तो बीच वाली स्टेजेस है, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सबसे लास्ट वाली स्टेज है और ये रूटिंग डिस्पैचिंग बीच वाली स्टेज है, बीच में काम आने वाली स्टेज है। लास्ट वाला दिया हुआ है ट्रिगरिंग ऑफ ऑपरेट, यानी ट्रिगरिंग का मतलब स्टार्ट कर, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को स्टार्ट कर, तो ऑप्शन टी। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, कल भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। डिस्पैचिंग बोलते हैं, कल भी आया था ये क्वेश्चन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट इज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, देखो है ना इसमें सब चीजें हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। डिजाइन शीट भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मटेरियल मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, रूट कार्ड भी इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर है ना, इसका आंसर कंफ्यूजन वाला, इसका आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कंफ्यूजन वाला। अब इसका आंसर है ना, फिर तुम याद कर लो, मॉड्यूल में इसका आंसर है ना 75% का आंसर दिया हुआ है सी, तो तुम सी ही फॉलो करो, ठीक है। इसका आंसर कंफ्यूजन वाला है क्योंकि इसने सब चीज काम की है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आंसर सी दिया हुआ है तो तुम सी फॉलो। 76 प्रोग्राम, अच्छा वही प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब नेटवर्क, नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम में हम गैंट चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम में हम गैंट चार्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 द वे, अच्छा मान लो यहाँ पे गैंट चार्ट और नेटवर्क चार्ट दोनों दिया होता तो फिर नेटवर्क चार्ट आंसर होता, क्योंकि नेटवर्क चार्ट है ना और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ओपन करता है, गैंट चार्ट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हम, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों गिवन होते ना, गैंट चार्ट एंड नेटवर्क चार्ट, नेटवर्क डायग्राम, तो हम है ना नेटवर्क डायग्राम करते फिर आंसर। लेकिन प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम गैंट चार्ट को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 द वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट इज बाय, प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करके, हम वहां पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेंगे और मैन्युफैक्चर करके देख लेंगे कि कितनी यूनिट बना सकता है। मान लो मेरे को अपनी एफिशिएंसी के बारे में पता लगना है कि मेरे को, मैं कितना, मेरा स्टेमिना कितना, कितनी दूर भाग सकता हूँ, तो मैं कैसे पता लगाऊं? मैं भागकर पता लगा लूंगा कि कितनी दूर में भाग सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी के बारे में पता लगाना है तो तरीका यह है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लो, वहां पर पता लग जाएगा कि कितना एफिशिएंट है। प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विथ पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, मटेरियल गुड्स मटेरियल मैनेजमेंट। देखो है ना, प्रोडक्शन में गुड्स मटेरियल तो स्टार्टिंग वाला ही पार्ट हो जाता है ना। अगर मैं इन सब में से पढ़ू ना, इन सबको पढ़ू तो है ना, प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल को यूज करना, मटेरियल का सिलेक्शन करना, ठीक है, लेबर का सिलेक्शन करना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। ये सब मिलकर परफॉर्म कैसे करते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है। प्रोडक्ट, मटेरियल, प्रोडक्शन, लेबर, ये सब मिलकर परफॉर्म कैसे करते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो 78 का आंसर हो गया ए। अगर इन सब में से एक पॉइंट को चूज करना पड़े तो डेफिनेटली मैं ए की तरफ जाऊँ। 79 व्हेन वर्क सेंटर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिमल सीक्वेंस, अगर ऑप्टिमल सीक्वेंस में यूज किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ऑपरेशन टाइम कम नहीं होता कभी, सीक्वेंस ऑप्टिमम होने से ऑपरेशन टाइम कम नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हम पहले प्रिंटिंग कर रहे हैं और फिर बाइंडिंग कर रहे हैं, हमने मशीन लगा रखी है प्रिंटिंग की और बाइंडिंग की। प्रिंटिंग करने में हमें 10 मिनट लगता है, बाइंडिंग करने में हमें 15 मिनट लगता है। तो ऑपरेशन टाइम हम कम नहीं कर सकते अगर हम इनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में अरेंज करने की वजह से ऑपरेशन टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग पढ़ा है, हमने वहां पे किसी जॉब का टाइम कम नहीं किया था, लेकिन सीक्वेंस में अरेंज करने से प्रोडक्शन टाइम, टोटल प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है, तो वो हम बोलते हैं सेटअप टाइम। सेटअप टाइम कम हो जाता है, ऑपरेशन टाइम तो उतना ही बना रहता है, सेटअप टाइम कम हो जाता है। तुम सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस को ध्यान करो, तो सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, मैंने तुम्हें जब सिखाया था तो मैंने एक बार नॉर्मल सीक्वेंस बनाकर बताया था, फिर मैंने उसको ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाकर बताया। तो नॉर्मल सीक्वेंस में भी हमने वही टाइम यूज किया था, ऑप्टिमल सीक्वेंस में भी हमने वही टाइम यूज किया था, लेकिन टाइम चेंज हो गया था, तो टोटल टाइम चेंज हो गया था, हमने ऑपरेशन टाइम चेंज नहीं किया था, हमने जॉब्स का टाइम चेंज नहीं किया था। हम ऑपरेशन टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, हम जो टोटल टाइम लगता है सेटअप टाइम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। अच्छा ये कल भी आया था एक क्वेश्चन कि वर्क सेंटर्स में घूम घूम कर और इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इसको फॉलो अप बोलते हैं। अच्छा एक्सपीडिटिंग क्या होता है, ठीक है, वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एक्सपीडिटिंग, एक्सपीडिटिंग का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसा, मान लो, देखो तुम्हें एक्चुअल वर्ड ही बता देता हूँ इसको, मैं तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग ही बता देता हूँ। एक्सपीडिटिंग, तुम इस वर्ड के मतलब से समझ जाओ। देखो यहाँ पे समझ, यहाँ पे लिखा हुआ है
मेक हैपन सूनर और टू बी अकम्प्लिश मोर क्विकली। हमने जितना सोचा था ना उससे पहले कंप्लीट कर। एक्सपीडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमने जितना सोचा था ना उससे पहले कंप्लीट कर। तो अगर मैं इन ऑप्शंस पे देखूं ना तो ये हो जाएगा कि हमने जितना शेड्यूल किया था एक्चुअल उससे एक्चुअल का अगेंस्ट हमने एक्चुअल को कंपेयर किया है उससे। हमने जितना शेड्यूल प्रोडक्शन यानी हमने जितना शेड्यूल बनाया था यानी हमने जितना सोचा था। शेड्यूल प्रोडक्शन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम, हमने जितना सोचा था, और एक्चुअल में जितना हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन जितना टाइम में हुआ है उस टाइम को रिकॉर्ड करना ताकि हम कंपेयर कर सके एक्सपीडिटिंग को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जेड चार्ट। जेड चार्ट तुमने पढ़ा है? अब वैसे तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, जेड चार्ट काम आता है पर्ट के अंदर, और पर्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रोग्राम कंट्रोल भी कहा जाता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था तुम्हें यहाँ पर, ठीक है, ये गैंट चार्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रोग्राम कंट्रोल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आंसर हो गया प्रोग्राम कंट्रोल। जेड चार्ट को पर्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जेड चार्ट इज यूज्ड quality level program used in production plan and performance and deviation from the plan, ठीक है। देखो अगर मैं ना इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बताओ, ए आंसर है ना कि कौन से प्रोग्राम यूज करने हैं उसके लिए बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम, और फिर हम उसके डेविएशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना तो उसके लिए हम यूज करते हैं पर्ट। तो जेड चार्ट पर्ट का पार्ट होता है और पर्ट काम आता है डेविएशन को कैलकुलेट करने में। तो आंसर हो गया इसका सी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। कंप्यूटर्स कौन कौन से एरियाज में यूज किए जाते हैं? वैसे तो सब में ही यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर्स तो सब में ही यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 मॉड्यूल एक पर हो, शायद एमसीक्यू वाली फाइल में इसका ऑप्शन डिफरेंट है, शायद डिफरेंट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एमसीक्यूज की फाइल में शायद डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन था कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, कौन सा क्वेश्चन है? एक बार देख, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, एक बार ऑप्शंस चेक कर रहा हूँ। देखो इसमें है ना थर्ड ऑप्शन गलत है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया, फॉलो अप एक्टिविटी कंट्रोल लेबर डिसएमिटेड ऑफ इंफॉर्मेशन और लोडिंग शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट। इसमें ना एक गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन है ना इसने 83 वाले क्वेश्चन से कॉपी कर लिया गलती से, मैंने जिससे टाइप करवाया था ना उससे 83 वाले क्वेश्चन से कॉपी कर लिया गलती से। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। देखो है ना वैसे तो सारी चीजों में यूज किया जाता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो कंप्यूटर को यूज किया जाता है बेसिकली इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट करना, ठीक है। अब इस डिसएमिनेट वर्ड का मतलब भी तुम्हें बता दूं, डिसएमिनेट वर्ड का मतलब भी बता, डिसएमिनेट वर्ड का मतलब है, ये देखो यहां पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, वाइडली स्प्रेड, यानी इंफॉर्मेशन को सब डिपार्टमेंट सब डिवीजन तक पहुंचाना, कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करते। तो आंसर हो गया डिसएमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको सही कर लेना, इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को ये वाला कर लेना, टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 द फॉलोइंग एस्टैब्लिश टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये तो टाइम सीक्वेंस, जब भी वर्ड यूज होगा तो टाइम का सीक्वेंस हम शेड्यूल बनाते हैं, उसके लिए शेड्यूल बनाते हैं, वैसे सीक्वेंसिंग भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन तुम फर्क समझना,
सीक्वेंसिंग में सिर्फ जॉब्स होती है कि कौन सी जॉब पहले होगी, कौन सी जॉब बाद में होगी। वो कब होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे कंप्लीट होगी, वो शेड्यूलिंग के अंदर आता है। तो अगर यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता ना तो सीक्वेंसिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है तो टाइम के हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस। मशीन एक साथ आ जाएगी, ठीक है, यानी है ना कौन सा ऑपरेशन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मशीन अरेंज करनी है, तो प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। कौन सा ऑपरेशंस करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग मशीन अरेंज करनी, तो उसको ऑपरेशन प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। अगर सिमिलर नेचर ऑफ मशीन्स बोला जाता है, यहाँ पर बोला नहीं जाता कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मशीन अरेंज करनी, वो बोलता कि अरेंजमेंट ऑफ मशीन ड्यू टू सिमिलर नेचर, तो प्रोसेस लेआउट आंसर होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है प्रोडक्ट को मिक्स तैयार करने, ठीक है, ये तो ऐसा मान लो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं। द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन इज जॉब प्रोडक्ट। अगर हमें देखो सुनो, कल भी हमने पढ़ा था कि जॉब प्रोडक्शन होगा ना तो साइज स्मॉल होगा, कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, अब क्वेश्चन नंबर 90 से है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90, अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कैन बी डिफाइंड। देखो अगर इन सब ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो इन सब ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन ये है, कौन सा काम करना है, कौन से रिसोर्सेज, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। बेस्ट ऑप्शन यही है इसके, अगर तुम सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो डी ऑप्शन बेस्ट है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज कंसर्न विद स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ, देखो इसके अकॉर्डिंग मिशन बनाए जाते हैं, गोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है मिशन एंड गोल्स। तो अब चॉइस ऑफ मार्केट सेगमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 इसको देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस मेक ए स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज वेल एज द बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटेजी तो सेम ही होती है, ठीक है, ये तो ठीक है, सेम ही होता है इसके। 93, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज सर्टेन बेसिक टेक्स एज फॉलोज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में क्या क्या, ऐसा मान लो क्या क्या उनके पास में पावर्स होती है, वो कॉर्पोरेट मिशन विजन को ठीक है कर सकते हैं। ए ऑप्शन है द डिजाइन, ए तो है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट क्या करने वाला है, ये भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टारगेट नहीं बना सकते, ठीक है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है, उनको मॉनिटर करना भी मिडिल मैनेजमेंट का काम है। टू इवेलुएट एंड ये है ना, ये लोअर और मिडिल मैनेजमेंट का काम है, तो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यही काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके दो ऑप्शन है ए एंड बी, ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं जिसमें दो दो ऑप्शन। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may vary from passive to active level, it may participate in one of, एक से ज्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, देखो यहाँ पर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मार्केटिंग ऑपरेशंस में हेल्प कर सकते हैं, एनेबल मैनेजर्स टू हैव बेटर कंट्रोल, बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग है ना मिडिल मैनेजमेंट का काम, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग मिडिल मैनेजमेंट का काम। कंपनी रिमेन्स अलाइन विद द चेंज सोशल, ये है ना ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है, सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी फीडबैक लेना, इकोनॉमिक फीडबैक लेना, ये सब मिडिल मैनेजमेंट का काम। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओनली फाइनेंशियल नहीं होगा, अगर यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिखा होता, ओनली नहीं लिखा होता, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आ जाता, तो ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिखा होता तो ये भी ऑप्शन होता। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू, हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, हाँ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, वहां पर भी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होता है ना उसमें ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को बेटर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वहां पर है ना
हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डिवीजन हो, तो आप है ना बेटर कंट्रोल कर सकते हो रिसोर्सेज पर, ठीक है। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, देखो सब चीजें सही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है आप दोबारा से चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी, रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशंस बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। मैकेंजीज का 7S फ्रेमवर्क, अच्छा मैकेंजीज का 7S फ्रेमवर्क तुम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है, तो मैकेंजीज का 7S फ्रेमवर्क मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो कहां गया मैकेंजीज का 7S फ्रेमवर्क किसका है? मैकेंजीज का 7S फ्रेमवर्क है ये रहा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, ध्यान से पढ़ना, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाफ, स्टाइल। तो अगर इसमें से देखेंगे तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ये वाला तो गलत है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल्ड, स्टाइल, सिंडिकेशन नहीं आता है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टीयरिंग पावर भी नहीं आता है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्किल्ड, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये सुपर ऑर्डिनेटेड गोल है ना, देखो बाकी सारे हैं, यहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है सुपर ऑर्डिनेटेड गोल, ठीक है। और सुपर ऑर्डिनेटेड गोल्स को वैसे तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए इसका आंसर नन ऑफ दीज, सुपर ऑर्डिनेटेड गोल्स पे नहीं आता, इसका आंसर नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी इज ए स्ट्रेटेजी फॉर, अच्छा देखो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो बनाने वाली है ना, ऐसी कंपनी बना सकती है जो लीडर्स हो, क्योंकि छोटे प्लेयर तो डिफेंसिव खेलेंगे, ऑफेंसिव नहीं खेलेंगे। जो लीडर्स होते हैं ना वो ही ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या जो जो स्ट्रांग होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन है ये नहीं, नहीं देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि मार्केट लीडर इस वजह से ऑफेंसिव हो रहा है क्योंकि वो अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट लीडर कभी भी नहीं चाहता कि उसका कंपटीशन खत्म, मार्केट लीडर अकेला मार्केट में भागना नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि उसके साथ और भी प्लेयर्स हो और वो मार्केट में लीडर बना रहे। तो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए फिर अगर मैं सी ऑप्शन, वैसे सी ऑप्शन सही माना जा सकता है लेकिन टेक्निकली सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही काम होने वाला है, ऑप्शन डी ही आने वाला है यहाँ पर। अच्छा बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि है ना परफॉर्मेंस को बेटर करना पहले से ज्यादा, ठीक है। तो बेंचमार्किंग हमने पढ़ा भी है, द सर्च द एनालिटिकल टूल्स और परेटो परेटो, देखो सेकंड ऑप्शन सही लगता है, द सर्च ऑफ इंडस्ट्री, यानी है ना हम ऐसी प्रैक्टिसेस को सर्च कर रहे हैं जो जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव, ठीक है। तो 99 का बी आंसर है। सेल्स फेमस एडवर्टीजमेंट, सेल का एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला करता था जिसमें उसके नीचे है ना, जैसे आप अमेज़न के नीचे लिखा होता है आपकी अपनी दुकान, ऐसे ही सेल एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उन्होंने वो बनाया था, एक जैसे अमेज़न का अपनी अपनी दुकान है ना, एक लोगो के साथ में चलता है, देयर इज अ बिट ऑफ स्टील इन एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ ये उन्होंने बनाया क्या था, गेन बायर अवेयरनेस अबाउट इट्स वर्सेटाइल प्रोडक्ट रेंज, क्रिएट एन इमेज ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस, इन्फॉर्म न्यू बायर्स नहीं, एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा स्टील का मतलब होता है टफ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हर एक के अंदर स्टील है, मतलब हर एक स्ट्रॉन्ग है, हर एक के अंदर स्ट्रेंथ है, तो हर एक बंदा अपनी मशीन को अचीव कर सकता है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट है या नहीं है, ये सब चीजें है ना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप अपने मिशन को अचीव कर सकते हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ऑप्शन 100 का यानी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ई आंसर है।